Hi everyone. Less than 25 days are left in your exam and I know it's very tough time for everyone. ये पीरियड ऐसा है कि प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है, बहुत डाउट आते हैं मन में एंड इट्स वेरी कॉमन कि आप बहुत लो फील करो. सो इन दिस वीडियो आई ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ़ यू कि मैंने कैसे चीज़ों को प्रिपेयर किया था एंड मैंने लास्ट के 20-25 डेज़ में क्या प्लानिंग की थी, कैसे चीज़ों को प्रिपेयर किया था दैट आई स्कोर्ड 148 मार्क्स. नाउ मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँगा, लाइक क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए इन 20-25 दिनों में. सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू डील विथ एनजाइटी, स्ट्रेस एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट. थर्ड वन इज़ लो मॉक स्कोर. बहुत लोग अभ्यास लगा रहे हैं, इनसाइट की टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, फोरम की टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं एंड मैनी मोर, बट मॉक स्कोर बहुत कम आ रहा है लोगों का. किसी का 30 आ रहा है, किसी का 40 आ रहा है. तो इसकी वजह से ना एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है. सो हम इसको भी देखेंगे एंड इसके बाद एक पॉइंट और भी रहता है जो काफ़ी लोग के मन में चलता है कि इस बार हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, अच्छे से पढ़ाई करके हम नेक्स्ट ईयर देंगे, ये अटैम्प्ट स्किप कर देंगे. सो हम इसकी बात भी करेंगे कि वेदर यू शुड स्किप दिस अटैम्प्ट और नॉट. एंड लास्ट में आई टॉक अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड आई थिंक कि डैट विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम. सो द फर्स्ट वन इज़ आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए. नाउ जो आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं उनको आप 2 स्लॉट में बांट दो. 10 दिन का एक स्लॉट होगा, बाकी बचे हुए 10 दिन का दूसरा स्लॉट होगा. आज 4 तारीख है, डैट मीन्स आपका 10 दिन होगा 14 मई को. उसके बाद का जो 10 दिन होगा उसको भी आप 2 पार्ट में तोड़ दो. पहला 6 दिन का सेट रहेगा, डैट इज़ 20 मई तक, एंड दूसरा 4 दिन का सेट रहेगा, डैट इज़ 24 मई तक. अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है. आई होप कि अभी तक आपने सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी और जो भी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं उसको आप लेफ़्ट आउट कर दो, छोड़ दो. बट कुछ बेयर मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको करके ही जाना है. देखो हर एग्ज़ाम का कुछ रिक्वायरमेंट होता है. आप अंडर द सन सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो. आपको ये भी नहीं पता होगा किस टॉपिक से क्या चीज़ पूछा जाएगा. बट एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है, वो आपको क्रॉस करना होगा टू सिट फॉर एनी एग्ज़ाम. तो वो चीज़ें आपको करनी होंगी. इन 10 दिनों में आप क्या करोगे, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको रिवाइज़ करना है. और रिवीजन कैसे करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईजिएस्ट सब्जेक्ट टू द टफेस्ट सब्जेक्ट. सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट आपको ईजी लगे, बीट पॉलिटी, बीट इकोनॉमिक्स, बीट एनवायरनमेंट, जो भी आपको ईजी लगे उसको उठाओ, उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करो. क्योंकि अभी आप कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर लोगे, वो चीज़ आपको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कॉन्सेप्ट एक बार आपके दिमाग में बैठ जाता है, फिर आप उसको चाहे रिवाइज़ नहीं करोगे तब भी आप एग्ज़ाम में आराम से टिक कर दोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आप इकोनॉमिक्स की बात करो या फिर साइंस एंड टेक की बात करो या फिर आप पॉलिटी की बात करो, जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो आप एक बार समझ जाओगे तो उसको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं होगी. इसीलिए सबसे पहले आप इजी सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज़ करना. इसके बाद उसमें जो भी रटने वाली चीज़ें होंगी आप उनको रिवाइज़ करोगे. और इसीलिए मैंने जो रटने वाली चीज़ें हैं उसको बाद में रखा है ताकि वो एग्ज़ाम के पास रहें और आपके माइंड में चीज़ें फ्रेश रहें. सो आपको रिवीजन कैसे करना है, फ्रॉम ईजी टू टफ सब्जेक्ट एंड फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू रोट लर्निंग. ये आपका शेड्यूल होना चाहिए इन 10 डेज़ में. एंड इन 10 डेज़ में आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, सबको रिवाइज़ करना है. और किसी भी सब्जेक्ट में आपको डीप नहीं जाना है. जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं सिर्फ उसको रिवाइज़ करते जाओ. और इस वक्त आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो. मान लो आपने 5 तारीख को पॉलिटी पढ़ा तो 6 तारीख को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, 7 को आप एनवायरनमेंट पढ़ लो. इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करो. सो आपका ये फर्स्ट 10 डेज़ का प्लान रहा. सेकंड 10 डेज़ को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है. एक सेट आपका 6 दिन का रहेगा, दूसरा सेट आपका 4 दिन का रहेगा. तो जो 6 दिन वाला स्लॉट रहेगा वो आपका 20 मई को ख़त्म हो जाएगा. तब तक आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें आपने इन 10 दिनों में पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है. इसके बाद उसमें जो भी फैक्ट होंगे, डेटा होंगे, जो भी चीज़ें बेसिकली याद करने वाली होंगी उनको आप फिर से रिवाइज़ करोगे. एंड इसके साथ साथ आप करंट अफेयर रिवाइज़ करना. करंट में मैंने पहले बोल दिया है 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एक IR हो गया, दूसरा एनवायरनमेंट हो गया, तीसरा इकोनॉमिक्स हो गया, चौथा साइंस एंड टेक. इसके अलावा आपने सोशल इशू या फिर आर्ट एंड कल्चर का नहीं पढ़ा है तब भी काम चल जाएगा. बट इनको रिवाइज़ कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. नेक्स्ट जो 4 डे का स्लॉट रहेगा इसमें आप फैक्ट्स को रिवाइज़ करोगे, प्लस जो आपका वीक एरिया है उसको रिवाइज़ करोगे. वीक एरिया मीन्स जो कि टफ पार्ट है, जो चीज़ें आप बार बार भूल जा रहे हो, प्लस हर टॉपिक के कुछ कोर एरियाज़ हैं उनको आप रिवाइज़ करोगे. कोर एरिया कैसे पता चलेगा, मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा. उन टॉपिक्स को आपको रिवाइज़ करके जाना है क्योंकि वो टॉपिक PYQ से उठाए हुए हैं एंड उससे रिलेटेड या फिर उस थीम पे क्वेश्चन आएगा ही. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आना ही है. फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है. इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी जो है इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो. सो कुछ सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है
एंड यूपीएससी उससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है, उनको आपको मिस आउट नहीं करना है। इस वक्त आप सब कुछ रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। आप ये सोचो कि लक्ष्मीकांत की पूरी बुक आप रिवाइज़ कर लोगे 1-2 दिन में, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप रिवाइज़ तो कर लोगे, और बहुत लोग रिवाइज़ भी करते हैं, बट वो ग्लांस थ्रू करते हैं, और आपको इस वक्त ग्लांस थ्रू ही करना है। देखो एग्ज़ाम में ना चीज़ें आपको सिर्फ एक बार याद आनी चाहिए, तो उसी मेमोरी को आपको डेवलप करना है। एंड दैट इज़ वाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन 20 दिनों में कम से कम उन सब्जेक्ट्स को जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप 2-3 बार देख ही लो। और इन 4 दिनों में आप नेशनल पार्क हो गया, रिवर हो गया, ट्राइब्स हो गया, कुछ एक्ट्स हो गए इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल एनजीटी हो गया, ईपी एक्ट हो गया, सो जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनको रिवाइज़ कर लो। रिपोर्ट्स रिवाइज़ कर लेना, रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस मॉडर्न हिस्ट्री में जो चीज़ें याद करने वाली हैं, चाहे अपेंडिक्स हो गया या फिर आपके पास अगर मेरी वन लाइनर है तो उसको रिवाइज़ कर लेना। उसमें जो क्रोनोलॉजी वाले पार्ट है, उसमें जो लास्ट में बुक्स दिए गए हैं, जो ऑथर्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो भी चीज़ें आप फ्रिक्वेंटली भूल जा रहे हो उनको रिवाइज़ करना। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इन बचे हुए दिनों में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बाकियों से थोड़ी कम वेग हैं और क्वेश्चन उनसे आना ही है, उनको आपको अच्छे से मास्टर कर लेना है, और कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट उनमें से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, और खासकर ऐसे क्वेश्चन जो आपके रिसोर्सेज से पूछे गए हैं, लाइक पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। पॉलिटी में आपको 15 से 16 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में पिछली बार 4 क्वेश्चन आया था, तो आप 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ भी मान लो। इकोनॉमिक्स में भी आपको 15 से 16 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन 3 सब्जेक्ट का वेटेज ये ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन है। तो जो इजी हैं, जो कम वेग हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्टिविटी है वो थोड़ी कम होती है, एंड इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये टॉपिक आपके अच्छे से रिवाइज होने चाहिए, और ये प्रायोरिटी होना चाहिए जब आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो। दूसरा ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है साइंस का, एनवायरनमेंट का। बहुत लोग को ये टफ लगता है, क्योंकि कोई एक सिंगल रिसोर्स इसके है नहीं। क्वेश्चन बहुत वेग आता है, क्वेश्चन बहुत टफ आता है। इन टॉपिक्स में आप क्या कर सकते हो, जो कोर एरिया है उनको रिवाइज कर लो। फॉर एग्जांपल साइंस में जो बायोटेक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप रिवाइज कर लो। और उसको आप कैसे रिवाइज करोगे, बेस्ड ऑन PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिक को अपने रिसोर्सेज से पढ़ लो, चाहे आप कोई भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हो, विजन का या फिर किसी कोचिंग का, बट रिवाइज कर लेना। उसी तरह एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हो गए, एनवायरमेंटल एक्ट हो गया, बेसिक बायोडाइवर्सिटी हो गया, पॉल्यूशन हो गया। तो जो ये कोर एरिया है इनको रिवाइज कर लो। इसके बाद जो थर्ड ग्रुप है वो है आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मिडिवल का। देखो इन तीनों को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और आपको पढ़ना है, तो प्रायोरिटी सेट करो। सबसे पहले आप एंशिएंट को प्रायोरिटी दो, फिर आर्ट एंड कल्चर को दो, फिर मिडिवल को दो। मान लो आप सब कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो तो मिडिवल छोड़ दो, बट आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट को एक बार देख लेना, कम से कम ऊपर ऊपर से देख लेना, क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट से कम 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो काफ़ी ईजी हो। तो एक बार आप चीज़ों को ऊपर से देख लोगे, एक बार आप नज़रें दौड़ा लोगे, तो एटलीस्ट आप ईजी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। लास्टली करंट अफेयर। आई थिंक कि करंट अफेयर में मैक्सिमम लोगों ने पीटी पढ़ा है, तो पीटी आपने जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। जो भी चीज़ें आपने टिक की हैं, जो अंडरलाइन किया है, उनको आप इन 20 दिनों में कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना। 4 पीटी इंपॉर्टेंट है, IR की, इकोनॉमिक्स की, एनवायरनमेंट की, साइंस एंड टेक की। इन 4 पीटीज़ को आपको अच्छे से फोकस करना है। इसके अलावा आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, बट इनको आप एटलीस्ट 2 बार रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे याद नहीं आएंगी अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो इनके लिए मिनिमम 2 रिवीजन शेड्यूल कर लेना। लास्टली CSET को भूल के नहीं जाना है। इनमें से आप 1-2 सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, बट CSET को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि CSET आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है आप GS1 में कितना मार्क्स ला रहे हो। एंड CSET में सिर्फ आपको कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस नहीं करना है, मैथ्स को रिवाइज़ कर लेना है, एटलीस्ट जो ईजी क्वेश्चन है उनको देख लेना। मैंने CSET का कंप्लीट PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से आप कम से कम 8 to 10 टॉपिक्स कर लोगे तो बहुत आराम से आपका CSET क्लियर हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ CSET को इग्नोर मत करना एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आजकल CSET ही मेरिट बनाने लगा है। मैंने काफ़ी रिजल्ट देखे हैं जिसमें GS1 में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बट CSET में लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो सिचुएशन आप मत आने देना। अभी भी आपके पास 20 दिन बाकी हैं, CSET को आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कैसे एंजाइटी को, फियर को, स्ट्रेस को आप मिटिगेट कर सकते हो, कैसे हैंडल कर सकते हो। देखो एग्ज़ाम है और आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्ट्रेस और एंजाइटी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो। इसके काफ़ी रीजंस हैं, लाइक हो सकता है आपका स्कोर मार्क्स में कम आए, आपका सिलेबस इनकम्प्लीट हो, फियर ऑफ फेलियर, जिनका 2-3 अटैम्प्ट हो गया है उनके ऊपर एक फेलियर का बैगेज होगा। इसके बाद नहीं हुआ तो क्या होगा, फ्यूचर में क्या करेंगे,
लोग पूछेंगे तो क्या करेंगे। इसके अलावा भी हज़ारों चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होगी, एंजाइटी होगी, एंड इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लास्ट टाइम पे आपकी पोटेंशियल बहुत लो हो जाएगा। आप ये सोचोगे कि क्या होगा, मेरा पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा, तैयारी मेरी नहीं है, मॉक में स्कोर कम आ रहा है। ये सारी चीज़ें लास्ट के दिनों में आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर आप जैसा चाहते हो वैसा शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन होगा, मन नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी। कई लोग ये सोचेंगे कि अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, एंड फाइनली ये चीज़ आपके डी पे रिफ्लेक्ट करेगा और आपके अटेम्प्ट को हैम्पर करेगा। तो देखो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कॉमन है सब में, उनकी बात मैं करता हूँ। मॉक में आपका स्कोर कम आ रहा है, इसकी बात हम आगे करेंगे। देखो, सिलेबस इनकम्प्लीट है। अगर आपको ये लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपने बहुत चीज़ें छोड़ दी हैं, तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें नोटिस करो और ख़ुद को आंसर दो। क्या आपने लक्ष्मीकांत किया है, पॉलिटी किया है, क्या आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, क्या आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, क्या आपने करंट अफेयर के जो बेसिक हैं पीटीज़ उनको कंप्लीट किया है, क्या आपने सीसेट पढ़ा है। अगर आपने इतनी बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं और अच्छे से रिवाइज़ किया है तो ये मत सोचो कि आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप हर चीज़ पढ़ भी नहीं पाओगे। मैं बार बार ये बोलता हूँ, आपको 2 साल नहीं 5 साल मिल जाएगा, फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपको 200 में से 200 स्कोर नहीं करना है। लास्ट ईयर कट ऑफ अराउंड 88 गया था। डैट मीन्स आपको 44 क्वेश्चन नेट करेक्ट करने हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन में से आपको 44 क्वेश्चन करने हैं। आपने पॉलिटी पढ़ा है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपने करंट अफेयर पढ़ा है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, इन सारे सब्जेक्ट से ही मोर देन 70% क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये मत सोचो कि आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है। जितना आपने पढ़ा है वो मोर देन इनफ है कट ऑफ क्लियर करवाने के लिए। तो जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो और अपने ऊपर ट्रस्ट करो, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। अगर आपको इस वक्त सेल्फ डाउट होगा देन इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हैम्पर योर अटेम्प्ट। तो ये चीज़ सोचना बंद कर दो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है। किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और सब लोग सेम बोट में ही सेल कर रहे हैं ना। नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो, अभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या होता है कि आपको आगे कुछ दिखेगा नहीं, कोई फ्यूचर दिखेगा नहीं, क्योंकि आप ये सोचो ना कि अभी आप एक बॉक्स में हो। कोई अपॉर्चुनिटी होगा भी तो आप उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। इसीलिए इस फेज़ में जब तक आप रहोगे ये डाउट आता ही रहता है कि नहीं होगा तो क्या होगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बट देखो, ऐसा होता नहीं है। मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था, मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, मेरा 20-30 मार्क्स से रुक गया था, तो वो डाउट मुझे भी आने लगा था कि ये प्रोसेस इतना अनसर्टेन है। और इसी फेयर को टैकल करने के लिए मैंने कुछ दिन एक स्टार्टअप में जॉब भी किया था। स्टार्टअप में जॉब करने के बाद एटलीस्ट मुझे ये लगने लगा कि लाइफ ख़त्म नहीं हो जाएगी, बहुत चीज़ ऐसा है जो मैं आराम से कर सकता हूँ और वो चीज़ आपके लिए भी एप्लीकेबल है। अभी आप इस प्रोसेस में हो, इसीलिए इसके बियॉन्ड सोच नहीं पा रहे हो। एक बार आप इससे बाहर निकल जाओगे तो आपके पास हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। सो प्लीज़ अभी प्रेजेंट का सोचो। एटलीस्ट इन 20 दिनों में कम से कम आप प्रेजेंट का सोचो। आप प्री एक बार दे दो, फिर सोचना कि फ्यूचर में क्या करना है। बट अभी आपको सिर्फ 28 मई दिखना चाहिए। इसके बाद लोग क्या पूछेंगे, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, कितना अटैम्प्ट हो गया है, कितना दोगे, कब तक दोगे। देखो, आपको एक चीज़ जानना होगा कि आप सब के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो। लोग एक बार पूछ के चले जाते हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में सोचते रहेंगे कि भाई इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, वो अब क्या कर रहा होगा। कोई भी नहीं सोचता। इवन आप भी अपने दोस्त या रिलेटिव के बारे में दिन भर नहीं सोचते हो। तो इसीलिए ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या पूछेंगे। कोई आपसे पूछे कि क्या हुआ, हुआ होगा तो बता देना हुआ है, नहीं हुआ होगा तो बोल देना नहीं हुआ है। तो डैट इज़ वाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या पूछेंगे, इसको सोचना छोड़ो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। जिनको फ़र्क पड़ता है वो आपसे पूछेंगे नहीं, और जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है उनको जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। एंड फाइनली आपको एक बात समझना होगा कि यूपीएससी आपकी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है, आपका लाइफ नहीं है। तो इसके बियॉन्ड भी लाइफ है। एक बार आप इस फेज़ से बाहर निकल जाओगे तो बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड कभी भी आपको कोई सिचुएशन को हैंडल करना होता है तब आप सोचा करो कि वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर आप कुछ और करोगे। मैंने आज तक ये नहीं देखा है कि किसी ने यूपीएससी की तैयारी की हो और वो रोड पे घूम रहा हो। तो रोड पे आप नहीं घूमोगे, लाइफ आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगी। बट अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास 20-25 दिन बाकी हैं, तो इसके बारे में सोचो कि मैं कैसे इन 20 दिनों को एफिशिएंटली यूज़ कर सकता हूँ। आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, फ्यूचर में क्या होगा, इसके बारे में सोचना भी होगा। तो 28 मई को सोचो। बट अभी सिर्फ और सिर्फ प्री के बारे में सोचो। बहुत टेंशन होती है आपको तो अपने दोस्तों से बात करो, उन्हीं दोस्तों से बात करो जो कि यूपीएससी दे रहे हैं। आप उनसे बात करोगे तो सिचुएशन वो समझ पाएंगे। आप ऐसे लोगों से बात करोगे जो यूपीएससी नहीं दे रहे हैं तो शायद वो आपकी सिचुएशन ना समझ पाए। डैट इज़ वाई जो फ्रेंड्स आपके सेम सिचुएशन शेयर कर रहे हैं उनसे आप चीज़ों को डिस्कस करो और कोशिश करो कि आप कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करो या फिर मेडिटेशन करो।
आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार टाइम वेस्ट है, एक आध घंटा बाहर क्या घूमें। ट्रस्ट मी, एंजाइटी से डील करने के लिए, स्ट्रेस से डील करने के लिए इट्स अ वेरी हेल्पफुल वे। नाउ टॉकिंग अबाउट लो मॉक स्कोर, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका 20 या फिर 30 आ रहा है मॉक में। देखो, जिनका 20 या 30 आ रहा है ना, उनका सिर्फ एक रीज़न हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड रिसोर्स है, जो स्टैटिक पार्ट है, वो उनका अच्छा नहीं है। जिनका भी विजन के अभ्यास में 70 प्लस स्कोर आ रहा है वो अच्छा कर रहे हैं, बट जिनका 70 से कम आ रहा है दैट डजंट मीन कि वो अच्छा नहीं कर रहा है। देखो, अभ्यास में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत वेग हैं। मैंने खुद अभ्यास दिया है, मैंने खुद अभ्यास को एनालाइज़ किया है। जब मैंने लास्ट ईयर अभ्यास दिया था तो मेरे स्कोर 70 से लेकर 90 के बीच में वेरी करते थे, एंड जो मेरा फाइनल स्कोर आया था वो 1110 था और कट ऑफ 88 के करीब था। तो आप यहाँ देख सकते हो ना कि बहुत वेरिएशन रहता है जो मार्क्स अभ्यास में आपको मिलता है और जो फाइनल यूपीएससी में आप स्कोर करते हो। देखो, अभ्यास को देते वक्त आपको ये नहीं देखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, बट ये देखो कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए थी बट आपको नहीं आती हैं। फॉर एग्जांपल, ये अभ्यास का पेपर 2 है, मैं इसको डिस्कस करूँगा, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। जैसे ये क्वेश्चन आया था, इसमें स्टेटमेंट 3 जो था, इंडिया इज़ नेट इम्पोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया नेट इम्पोर्टर नहीं, एक्सपोर्टर है। ये आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वहाँ देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स सर्वे में देखने को मिलेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट आप गलत नहीं कर सकते हो। और मैं यही बोल रहा हूँ कि पेपर में आपको यही चीज़ें नोटिस करनी है कि यार मुझे ये चीज़ आना चाहिए था बट नहीं आ रहा है। डैट मीन्स कि मेरी तैयारी में कुछ ना कुछ लूप होल है और मेरा फाउंडेशन अभी वीक है। तो उस फाउंडेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। मार्क्स आपको नहीं देखना है कि आपके 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे थीम आइडेंटिफाई करने हैं जो आपको आना चाहिए था बट आप उसको गलत करके आए हो। बाकी देखो, 2 डाउट्स और आते हैं। पहला, बहुत लोग मॉक बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं और आप सुनते होगे कोई 50 मॉक दे रहा है, 60 मॉक दे रहा है, 80 मॉक दे रहा है, 100 मॉक दे रहा है। मान लीजिए आपने सिर्फ 5-6 अटैम्प्ट किया है, तो वहीं पे आप दूसरों से कंपेयर करके लो फील करने लगोगे कि उसने तो 100 मॉक दिए हैं, मैंने तो 10 मॉक दिए हैं, उसका होगा, मेरा नहीं होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। ऐसे लोग भी क्लियर करते हैं जो 100 मॉक्स दिए हैं और ऐसे लोग भी क्लियर करते हैं जो एक भी मॉक्स नहीं दिए रहते हैं। तो ये मत सोचो और अपने दिमाग में ये चीज़ मत डालो कि आपने कम मॉक्स दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक देने का सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस को जज कर पाओ, चेक कर पाओ कि आप कितने पानी में हो। अगर आपने अभी तक एक भी मॉक नहीं दिया है देन 10 या 15 तक आप मॉक दे सकते हो, उसके बाद मत देना। उसके बाद आप दोगे, आपका स्कोर कम आएगा, बहुत डिमोटिवेशन होगा। आप ये सोचोगे कि मॉक में स्कोर आ नहीं रहा है तो यूपीएससी में क्या स्कोर करूँगा, चलो इस अटेम्प्ट को छोड़ता हूँ। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। 15 तक जो हो सके मॉक दे दो, उसके बाद मत देना। और मॉक दे रहे हो तो अब इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ एनालाइज़ करो, बट ये एनालाइज़ कर लेना कि जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है वो क्यों गलत हो रहा है। अगर ये नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं है मॉक देने का। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि इस बार का अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं। इस चीज़ को मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है। आप 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हो और आपका एक बेसिक मिनिमम चीज़ें तैयार हैं, तब आप अटेम्प्ट दो। आपकी बेसिक चीज़ें तैयार नहीं है, आपने लक्ष्मीकांत भी एक बार नहीं पढ़ा है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, तब तो कोई मतलब नहीं है देने का। लेकिन आप 5 या 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, तब बिल्कुल आपके मन में सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि अटेम्प्ट दूँ या ना दूँ। अटेम्प्ट आप ज़रूर दो, क्योंकि प्री के लिए ना 3-4 महीना काफ़ी है। आप इस साल अटेम्प्ट नहीं दोगे तो नेक्स्ट ईयर जाके भी यही हाल होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप अभी से प्री का पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, नेक्स्ट ईयर में भी आप जनवरी या फरवरी से प्री का पढ़ोगे, फिर आप वही साइकिल में आ जाओगे अप्रैल मई तक कि अटेम्प्ट दूँ या ना दूँ। इसीलिए बेसिक चीज़ें तैयार हैं, एक बेसिक रिक्वायरमेंट आप एग्ज़ाम की फुलफ़िल कर रहे हो तो आप बिना किसी डाउट के अटेम्प्ट दो। लास्टली मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर करता हूँ। देखो, जो बचे हुए 20 दिन हैं, मैंने डिसाइड किया है कि लास्ट के 3 ईयर का मैं पीवाईक्यू आपसे डिस्कस करूँगा। मैंने 2022 का तो डिस्कस कर दिया है बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मैंने पहले 148 स्कोर किया है और लास्ट ईयर मैंने 110 स्कोर किया था। देखो, ऐसे मार्क्स लाना बिना एलिमिनेशन के पॉसिबल नहीं होता है। सब कुछ आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये आप मान के चलो कि पेपर में सब कुछ आपको ना आएगा और ना एग्ज़ामिनर ये चाहता है कि आपको सब कुछ आए। 100 में से 30-35 क्वेश्चन आप करेक्ट अटैम्प्ट कर ले रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे, आप अपने पेरिफेरल नॉलेज से अटैम्प्ट करोगे, आप एलिमिनेशन लगाओगे, आपने कहीं कुछ सुना होगा, कहीं कुछ पढ़ा होगा, वो नॉलेज आप लगाओगे। मैंने 2022 का पेपर पहले डिस्कस किया था, बट उसके बाद मैंने 21 और 19 का डिस्कस नहीं किया। द रीज़न बीइंग, मैं पहले डिस्कस कर लेता तो काफ़ी लोग को सिर्फ ये लगता कि एलिमिनेशन से और गैसिंग से ही पेपर निकल आएगा, बट ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। अब तक आपकी एक बेसिक तैयारी हो चुकी है, आप स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को पढ़ चुके हो, तब आप आराम से एलिमिनेशन लगा सकते हो। इसीलिए मैंने जो ये पेपर थे 2019 के, 20 के, 21 के, इनको लास्ट में शेड्यूल किया है ताकि आपका जो नॉलेज है वो अच्छे से अप्लाई हो सके। फाइनली आपके एग्ज़ाम में 20-25 दिन बाकी हैं। अपने मन में डाउट बिल्कुल मत लाना, पेपर आपका क्लियर नहीं होगा।
काम रहो, कंपोज़्ड रहो और जो मैंने टाइम टेबल बताया है, जो चीज़ें आपने बेसिकली पढ़ी हैं सिर्फ़ उसको रिवाइज़ करना है। इन 20 दिनों में सिर्फ़ आपका एक गोल होना चाहिए कि जितने बार हो सके मैं चीज़ों को रिवाइज़ करूँ, जितने बार हो सके मैं चीज़ों को रिपीट करूँ। एटलीस्ट जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उनमें से क्वेश्चन आया तो गलत ना हो।